नमस्कार दोस्तों, जीएलसी आईएएस संस्था के इस ऑनलाइन मंच पर मैं संदीप चतुर्वेदी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे और ऊर्जावान होंगे। आज से हम लोग बेसिकली सामान्य हिंदी एवं व्याकरण के सबसे बुनियादी टॉपिक अर्थात वर्णमाला से क्लास को आरंभ करेंगे। बेसिकली आपको पता होगा कि ये जो हमारा वर्णमाला का टॉपिक है, वर्णमाला का टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में सुस्पष्ट रूप से मेंशन नहीं है। यद्यपि इस टॉपिक से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए इस टॉपिक को हमें पढ़ना ज़रूरी है। और इसका एक दूसरा पहलू यह भी है सबसे पहले पढ़ने का कि चूंकि कोई भी भाषा होती है तो निश्चित तौर पर जो भाषा की बुनियाद होती है, वो क्या होती है? उसकी वर्णमाला होती है। क्योंकि जब आपको वर्णमाला का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो निश्चित तौर पर आगे के जो हमारे टॉपिक होते हैं, जैसे वर्ण विच्छेद होता है, संधि होता है, समास होता है, तो ये जो हमारा वर्णमाला का टॉपिक होता है ये आगे के टॉपिक को अर्थात संधि समास को क्या करता है? सकारात्मक रूप से क्या करता है? दिशा निर्देशित करता है। सरल भाषा में कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आपका वर्णमाला का टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार होता है तो निश्चित तौर पर आगे के टॉपिक को डील करना आपके लिए बेहद आसान काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को आरंभ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर सबसे पहले यहां पर हमारा टॉपिक क्या लिखा हुआ है? वर्णमाला। क्या लिखा हुआ है? वर्णमाला लिखा हुआ है। अब जब आप वर्णमाला टॉपिक को देखते हैं तो निश्चित तौर पर आपके दिमाग में ये बनता है कि वर्णों की जो माला होती है उसे वर्णमाला कहते हैं। आपके दिमाग में क्या चलता है कि वर्णों की जो माला होती है उसे वर्णमाला कहते हैं। किंतु आपको यहां पर ध्यान रखना है कि वर्णमाला की जो सही और सटीक परिभाषा होती है, आज से आपको याद रखना है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को, मैंने क्या बोला हुआ है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम यहां पर जिस नाम से जानते हैं उसे क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि यहां पर क्या है? वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है। ठीक है, और ये जो वर्णों का समूह व्यवस्थित होता है ये किस आधार पर होता है? उच्चारण एवं समय के द्वारा व्यवस्थित होता है। किसके आधार पर व्यवस्थित होता है? उच्चारण एवं समय के आधार पर। क्लियर हो गया है? तो कई किताबों में यहां पर वर्णमाला के कंटेक्स्ट में लिखा होता है वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलता है वर्णों की जो माला होती है उसे वर्णमाला कहते हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। वर्णमाला की सही परिभाषा जो होती है वो क्या होती है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्लियर हो गया है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। अब हम यहां से आगे चलते हैं। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, मैंने क्या बोला हुआ है? वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के माध्यम से हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत मानक रूप से 52 सदस्यों को या 52 वर्णों को शामिल किया गया है। क्लियर हो गया है? यहां पर आपको ध्यान रखना है कि हिंदी भाषा में मानक रूप से कितने वर्ण शामिल हैं? 52 वर्ण शामिल हैं। लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है, जो मैंने एक टाइटल बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है? मैं लिख देता हूं यहां पर, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग। ठीक है, आपको याद रखना है ये जो आयोग है ये कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और यदि हम बात करें इस आयोग की स्थापना की तो इस आयोग की स्थापना बेसिकली 1961 में हुई थी। ठीक है, तो वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के माध्यम से हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत मानक रूप से कितने वर्णों को शामिल किया गया है? 52 वर्णों को शामिल किया हुआ है। अब यहां पर लिखा हुआ है मानक रूप से, तो मानक रूप से का मतलब यह होता है आज तक की स्थिति में कितने वर्ण शामिल हैं? 52 शामिल हैं। मानक का मतलब होता है अपडेटेड रूप।
क्लियर हो गया है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग की यहां पर क्या जरूरत है। तो आपको याद रखना है कि हिंदी भाषा के संदर्भ में जो भी चीजों को क्रियान्वयित किया जाता है, जो भी चीजों को बनाया जाता है, जो भी चीजों को जोड़ना होता है या किसी चीज को हमें डिलीट करना होता है, तो ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की होती है। क्लियर हो गया है। तो ये हमारा क्या है? आयोग है। और इस आयोग की जिम्मेदारी क्या है? हिंदी भाषा में हमें क्या करना है? जो भी चीजों को जोड़ना है या डिलीट करना है, सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की होती है। क्लियर हो गया है। अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आपको क्या आंसर बताना है? 1961 में हुई थी। और इसका कार्यालय कहां पर है ये, या फिर ये कहां पर स्थित है? तो आपको बताना है नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ये 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन सा क्वेश्चन? वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग। क्लियर हो गया है। तो अब चूंकि वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की सारी जिम्मेदारी है हिंदी भाषा पर नियंत्रण रखने की, तो निश्चित तौर पर यहां वर्णमाला में जो 52 सदस्य बताए हुए हैं वो किसने बताए हुए हैं? वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के माध्यम से बताए गए हैं। क्लियर हो गया है। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है आपको? अगर कोई भी डाउट हो तो निश्चित तौर पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम यहां से आगे चलते हैं। अब हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के माध्यम से 52 वर्णों को बताया गया है। ठीक है, अब हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो 52 वर्ण कौन से होते हैं। ठीक है, आखिर वो 52 वर्ण कौन से होते हैं? तो आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये जो आपके समक्ष सारे टाइटल लिखे हुए हैं, इन सारे टाइटल्स को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। मतलब इन सारे सदस्यों को जोड़ दिया जाए तो हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और इस वर्णमाला के अंतर्गत टोटल सदस्य कितने शामिल हैं? 52। ठीक है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है आ ई उ री ऐ औ अंग अह। क्लियर हो गया है। इसके बाद हमारी कहानी का से आरंभ होती है। का, खा, गा, घा, अंगा, शा, छ, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, डा, इणा। ठीक है, और ये जो 2 टाइटल लिखे हुए हैं इनके बारे में भी आपको बताऊंगा कि यहाँ पर इसको इणा बोलते हैं। ठीक है, और इसको भी इणा बोलते हैं। परंतु इनका जो कंटेक्स्ट होता है यूज करने का वो अलग होता है। जैसे आपने देखा यहाँ पर हमने लिखा सड़क। ठीक है, तो सड़क में इसका यूज हुआ है। जैसे ये हमने लिखा यहाँ पर पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका यूज हुआ है। ठीक है, तो इसकी जो बुनियादी अवधारणाएं होती हैं, ये जो टाइटल आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, बेसिकली इनको हिंदी की टेक्निकली भाषा में ताड़नजात व्यंजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, सा और हा। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? छा, त्रा, ज्ञा और सरा। क्लियर हो गया है। तो ये हमारे जो 52 सदस्य लिखे हुए हैं, ये किसने बताए हुए हैं? वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के माध्यम से बताए गए हैं। क्लियर हो गया है, आपको याद रहेगा ना। चलिए अब हम यहां से आगे चलते हैं। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहां पर वर्णमाला से संबंधित, मैंने क्या बोला हुआ है? वर्णमाला से संबंधित कुछ संकल्पनाओं का अध्ययन करना है। वो संकल्पनाएं कौन सी होती हैं उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। वर्णमाला से संबंधित बेसिकली हमें यहां पर 3 संकल्पनाओं का अध्ययन करना है। कितनी संकल्पनाओं का? 3, अक्षर, वर्ण और शब्द। क्लियर हो गया है। तो यहां पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहां पर जो अक्षर लिखा हुआ है, अक्षर किसे कहते हैं। चूंकि आपने बचपन से तो सुना होगा इस टाइटल को, परंतु हमें यहाँ पर टेक्निकली रूप से इसकी पूरी बुनियादी अवधारणाओं को समझना पड़ेगा कि अक्षर क्या होता है, वर्ण क्या होता है, शब्द क्या होता है। यदि मैं आपसे पूछूं वर्ण और शब्द में क्या अंतर होता है, अक्षर और वर्ण में क्या अंतर होता है, ठीक है, तो ये सारा मैकेनिज्म हमें यहाँ समझना है। ठीक है, तो हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारे यहाँ पर जो अक्षर लिखा हुआ है, अक्षर से संबंधित जो हमारे कंसेप्ट हैं, ठीक है, उनको हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो अक्षर है, अक्षर को समझने में कौन से पैरामीटर्स हाईलाइट होते हैं
उनको हम जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम यहां से आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा टाइटल स्टार्ट होता है कौन सा? अक्षर। क्या लिखा हुआ है? अक्षर लिखा हुआ है। अब यहां पर अक्षर को समझने से पहले मैं आपको यहां पर एक प्रैक्टिकली एग्जांपल बताने का प्रयास करता हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि जब चीज आपको प्रैक्टिकली देखने को मिलती है तो चीजों को समझना आपके लिए बेहद आसान काम हो जाता है। और मेरा ऐसा मानना है कि जब चीज हम कोई देख लेते हैं तो वो चीज हमें समझ में भी आती है और लंबे समय तक याद रहती है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि वो लंबे समय तक याद रहती है। ठीक है, तो चलिए हम यहां से आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जैसे कि मान लिया जाए, यहां पर एक ये छोटी सी नन्ही सी बच्ची है, और इस बच्ची की जो उम्र है अभी लगभग 1 साल है। कितनी है? इस बच्ची की अभी उम्र 1 साल है। अब यहां पर यदि बच्चे की उम्र 1 साल है तो निश्चित तौर पर इस बालिका का जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है? मुख से ध्वनि निकालने का होता है। आप यहां पर समझ पा रहे होंगे कि यहां पर जो बालिका है इसकी उम्र लगभग 1 साल है, और 1 साल की उम्र में जो छोटी सी बच्ची होती है वो पेन पकड़ना आरंभ नहीं करती है। केवल वो क्या कर सकती है? अपने मुख से क्या कर सकती है? ध्वनि निकाल सकती है। क्या कर सकती है? अपने मुख से ध्वनि निकाल सकती है। ठीक है, इसकी जो माताजी होती हैं, माताजी इसको आ ओ इस तरह से बोलना इसको सिखा देती हैं। यद्यपि यहां पर यह बालिका लिखने का कोई काम नहीं करती है, केवल ये क्या करती है? बोलती है। मतलब इसके मुख से ध्वनि निकलती है। इसके माताजी भी इसको छोटा आ बड़ा आ बोलना सिखा देती है। तो ये बालिका फिर तुतलाते हुए छोटा आ को बोलती है, बड़ा आ को तुतलाते हुए बोलती है। क्लियर हो गया है ना? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो बच्ची का जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है? मुख से ध्वनि निकालने का होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी बच्चे की उम्र कितनी है? 1 साल है। क्लियर हो गया है? तो आपको ध्यान रखना है कि मुख से निकलने वाली जो ध्वनि होती है, मैंने क्या बोला हुआ है? मुख से निकलने वाली जो ध्वनि होती है इसको टेक्निकली रूप से हिंदी भाषा में हम किस नाम से जानते हैं? अक्षर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अक्षर के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? और आपको याद भी आ रहा होगा कि जब आपका जन्म हुआ होगा, जब आपकी उम्र भी लगभग 6 महीने 1 साल या 1.5 साल रही होगी, तो निश्चित तौर पर आपने भी यहां पर क्या किया होगा? मुख से ध्वनि निकालने का ही काम किया होगा सबसे पहले। क्लियर हो गया है? तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि मुख से निकलने वाली जो ध्वनि होती है, क्या होता है? मुख से निकलने वाली जो ध्वनि होती है इसको ही हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। क्लियर हो गया है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? कोई भी डाउट हो तो निश्चित तौर पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हम यहां से आगे चलते हैं। अब यहां पर ये जो अक्षर होता है बेसिकली ये भाषा शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। कैसी होती है? भाषा शरीर की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं और हम चाहें तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाषा शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, यहां पर ध्यान रखना है, यह भाषा शरीर की सबसे छोटी क्या होती है? मौखिक इकाई होती है। क्लियर हो गया है? हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि यह भाषा शरीर की सबसे छोटी इकाई है। हम इस तरह से भी बता सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको ध्यान रखना है कि भाषा शरीर की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? तो आंसर क्या होगा? अक्षर होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप जानते हो कि बोलने का जो मैकेनिज्म हाईलाइट होता है वो सबसे पहले कहां से होता है? अक्षर से ही होता है। तो निश्चित तौर पर भाषा शरीर की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होगी? अक्षर ही होगी। ठीक है, और यदि हम बात करें यह भाषा शरीर की सबसे छोटी इकाई है तो यह भी सही है, क्योंकि जो पूरा भाषा शरीर है, भाषा शरीर जैसे ही स्टार्ट होता है, मतलब भाषा का जैसे ही विकास होता है तो सबसे पहले तो यहां पर अक्षर हाईलाइट होता है। इसका मतलब यह हुआ कि भाषा शरीर की सबसे छोटी इकाई भी कौन सी है? अक्षर है। अब हम चाहें तो सबसे छोटी मौखिक इकाई भी बोल सकते हैं, और हम चाहें तो हम ये भी बोल सकते हैं कि यह भाषा शरीर की सबसे छोटी इकाई है। क्लियर हो गया है? अब यदि मान लिया जाए आपके पीएससी मेंस में या 3 नंबर में यह क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि अक्षर किसे कहते हैं, 3 नंबर में आपको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको लिखना है कि मुख से निकलने वाली जो ध्वनि होती है, मुख से निकलने वाली जो ध्वनि होती है उसको हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। यह भाषा शरीर की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। क्लियर हो गया है? यदि हम चाहें तो ये जो यहां पर अक्षर लिखा हुआ है,
अक्षर की परिभाषा को हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। उसका दूसरा तरीका कौन सा है? हम चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं, यह यह भाषा शरीर की अलिखित इकाई है। इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो अक्षर होता है, अक्षर में क्या होता है, केवल मुख से ध्वनि निकलती है, लिखने का यहां पर कोई काम नहीं होता है। इसका सरल सा मतलब यह निकलता है कि यह भाषा शरीर की कैसी इकाई है? अलिखित इकाई है। ठीक है, क्योंकि हम इसको लिख नहीं पाते हैं। क्लियर हो गया है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है आपको? कोई भी डाउट हो तो निश्चित तौर पर आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। हम आपके कमेंट का रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, अब हम यहां से आगे चलते हैं। अब हम यहां से अगली संकल्पना को समझने का प्रयास करते हैं। अब हम यहां से अगली संकल्पना को समझने का प्रयास करते हैं। हमारी यहां पर जो अगली संकल्पना है वो कौन सी है? वर्ण है। इसका नाम क्या है? वर्ण है। अब यहां पर क्या होता है कि जो बच्ची अभी आपने इसके पहले देखी हुई थी, अब वो बालिका बड़ी हो जाती है। क्या हो जाता है? अब वो बालिका बड़ी हो जाती है और इस बालिका की उम्र अब लगभग 4 साल पहुंच जाती है। इसके पहले वाली स्लाइड में आपने देखा हुआ था बालिका की उम्र कितनी थी? 1 साल थी। अब बालिका की उम्र कितनी हो जाती है? 4 साल हो जाती है। ठीक है, अब जब बालिका की उम्र 4 साल हो गई है तो निश्चित तौर पर इसके सोचने और समझने का जो दृष्टिकोण होता है वो क्या हो जाता है? विकसित हो जाता है। बात क्लियर हो गई है ना? क्योंकि अब बालिका बड़ी हो गई है, इसकी उम्र कितनी हो गई है? 4 साल हो गई है। इसका बौद्धिक विकास भी क्या हो गया है? बढ़ गया है। क्लियर हो गया है? और रोचक बात तो यह है कि इस बच्ची की उम्र अभी 4 साल है। ठीक है, इसकी बौद्धिक विकास तो हुआ ही है, साथ ही साथ इसकी माताजी ने इसको पेन पकड़ना भी क्या कर दिया है? सिखा दिया है। अर्थात इस बालिका ने अब क्या कर दिया है? पेन पकड़ना आरंभ कर दिया है। ठीक है, अब हम यहां से आगे चलते हैं। अब ये बालिका क्या करती है? अब चूंकि इसकी 4 साल उम्र हो चुकी है तो जो चीज को ये 1 साल की उम्र में बोल रही थी तुतलाते हुए, बात को ध्यान से समझना है। ये जो 4 साल की बच्ची है, 4 साल की बच्ची अब क्या करती है? जो चीज को ये 1 साल की उम्र में तुतलाते हुए बोल रही थी, अब उन्हीं चीजों को ये पेन के माध्यम से लिखना आरंभ कर देती है। क्या करती है? पेन के माध्यम से लिखना आरंभ कर देती है। जैसे इसने छोटा आ लिख दिया, टा लिख दिया, जा लिख दिया, ला लिख दिया। बात क्लियर हो रही है ना? तो इस तरह से ये क्या करती है? लिखना आरंभ कर देती है। ना लिख दिया, मां लिख दिया, ना लिख दिया। ठीक है, तो अब ये बालिका क्या कर रही है? जो चीजों को ये 1 साल की उम्र में तुतलाते हुए बोल रही थी, 1 साल की उम्र में इसने पेन पकड़ना आरंभ नहीं किया था, लेकिन अब ये क्या कर रही है? 4 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में क्या काम कर रही है कि जो चीज को ये 1 साल की उम्र में लिख रही थी, उन चीजों को, जो चीज को ये 1 साल की उम्र में बोल रही थी, अब उन चीजों को ये क्या करती है? पेन के माध्यम से लिखना आरंभ कर देती है। क्या करती है? पेन के माध्यम से लिखना आरंभ कर देती है। तो क्या बच्चों में ऐसे बोल सकता हूं कि मुख से निकलने वाली ध्वनि को जब लिख दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्लियर हो गया है? मैंने यही बोला हुआ है कि मुख से निकलने वाली ध्वनि को जब लिख दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और यहां पर बालिका क्या कर रही है कि जो चीज को ये 1 साल की उम्र में बोल रही थी, अब उन्हीं बोली हुई चीजों को क्या कर रही है? लिखना स्टार्ट कर रही है। इसका मतलब यह हुआ कि ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। हम ऐसा भी बोल सकते हैं, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मुख से निकलने वाली ध्वनि को जब लिख दिया जाता है तो क्या बोलते हैं? उसको हम वर्ण कहते हैं। क्लियर हो गया है? बात क्लियर हो गई यहां तक? हम चाहें तो इसको एक दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि अक्षर के लिखित रूप को, क्या बोला हुआ है मैंने यहां पर? अक्षर के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। हम ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि अल्टीमेटली यहां पर क्या चीज लिखी जा रही है? अक्षर को ही लिखा जा रहा है। अक्षर कैसा?
आपकी इकाई होती है जिसको आप लिख नहीं पाते हो और आपने यहां पर क्या किया, उसको लिखित रूप प्रदान कर दिया, तो निश्चित तौर पर हम वर्ण के लिए क्या बोल सकते हैं कि यह अक्षर का क्या होता है, लिखित रूप भी होता है, या अक्षर के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। बात क्लियर हो गई है ना। तो वर्ण में यही आप एग्जाम्पल बता सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहां पर भी एग्जाम्पल आपको बताए हुए हैं। इसके बाद यहां पर आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपका पॉइंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, कि यह भाषा शरीर की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है। क्या होती है, यह भाषा शरीर की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम भाषा शरीर में यदि इकाइयों की बात करें, तो अभी हमने इसके पहले अक्षर इकाई को देखा हुआ था, अभी हम वर्ण इकाई को देख रहे हैं, इसके बाद हम शब्द इकाई को देखेंगे। यदि इन सारी इकाइयों में हम ध्यान दें तो निश्चित तौर पर जो यहाँ पर भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है वो क्या होती है, वर्ण होती है। क्लियर हो गया है ना। इसके बाद हम यहाँ पर आगे चलते हैं और आगे जो हमारी इकाई लिखी हुई है उसका नाम क्या है, शब्द है। और शब्द का क्या मैकेनिज्म होता है, शब्द में कौन से पैरामीटर्स काम करते हैं, उसकी संकल्पना को समझने के लिए हम यहाँ से आगे चलते हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर शब्द क्या होता है। ठीक है, वैसे तो आमतौर पर आप शब्द जानते ही होंगे कि शब्द क्या होता है, फिर भी यहां पर कुछ टेक्निकली चीजों को हम समझेंगे शब्द के बारे में। अब हम यहां से आगे चलते हैं। यहां पर आपका टाइटल क्या लिखा हुआ है, शब्द लिखा हुआ है, लेकिन इसको समझने से पहले हम जो हमारी बालिका के बारे में जो जानकारी मैं आपको दे रहा था, जो उसकी चर्चा कर रहा था, उस चर्चा को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। और यहां पर अब क्या होता है कि ये जो बालिका थी, अब ये बालिका बेसिकली और बड़ी हो जाती है। क्या हो जाता है, ये बालिका अब और बड़ी हो जाती है और इस बालिका की उम्र अब लगभग 8 साल पहुंच जाती है। कितनी पहुंच जाती है, 8 साल पहुंच जाती है। अब जब इस बालिका की उम्र 8 साल पहुंच जाती है तो निश्चित तौर पर इसके सोचने और समझने का जो दृष्टिकोण होता है वो और ज्यादा विकसित हो जाता है। बात समझ पा रहे हैं ना। इसका बौद्धिक विकास क्या होता है, और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी उम्र अब कितनी हो चुकी है, लगभग 8 साल हो चुकी है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अब चूंकि बच्ची की उम्र यहां पर 8 साल हो चुकी है, तो जो चीज को ये 4 साल की उम्र में, ध्यान रखना है, जो चीज को ये 4 साल की उम्र में छोटे छोटे रूप में लिख रही थी, अब उन चीजों को ये जोड़ना स्टार्ट कर देती है। बात क्लियर है ना। मैंने क्या बोला हुआ है कि अब ये बालिका क्या करती है, जो चीज को ये 4 साल की उम्र में अलग अलग लिख रही थी, अब उसको क्या करती है, जोड़ना स्टार्ट कर देती है। जैसे इसने क्या किया, यहां पर जो 4 साल में इसने जा और ला को अलग अलग तरीके से लिखा हुआ था, अब इसने क्या किया, जा और ला को जोड़ दिया। क्लियर हो गया है। इसके बाद यहां पर 8 साल की ये बालिका है, अब ये इसने क्या किया, ना, मां और ना को क्या किया, जोड़ दिया। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि ये जो 4 साल की उम्र में छोटे छोटे अलग अलग पॉइंटों को लिख रही थी, आ, मा, ना, टा, जा, खा, ला, सा, तो ये जो अलग अलग पॉइंटों को ये कब लिख रही थी, 4 साल की उम्र में लिख रही थी। अब ये क्या करती है, उन पॉइंटों को जोड़ना स्टार्ट कर देती है। इसने क्या किया हुआ है, यहां पर जा और ला को क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। बात क्लियर हो गई है ना। अब यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इस बालिका ने यहां पर 4 साल की उम्र में जो पॉइंटों को अलग अलग तरीके से लिखती थी उनको जोड़ा तो है, लेकिन इस तरह से जोड़ा हुआ है कि जोड़ने के बाद यहां पर जो चीज निर्मित हो रही है उसमें क्या हो गई है, सार्थकता विद्यमान हो गई है। बात क्लियर है ना। कहने का मतलब यह हुआ कि इस बालिका ने यहां पर इस तरह से पॉइंट को जोड़ा कि इसमें क्या होता है, एक निश्चित अर्थ निकलता है। जैसे मैं यहां पर जल बोलता हूं तो इसका एक मीनिंग निकलता है, आपके बैकग्राउंड में एक फोटो बन जाता है। जैसे ही आप इसको पढ़ते हैं, जैसे ही आप नमन को पढ़ते हैं तो आपके बैकग्राउंड में या आपके दिमाग में क्या बनता है, फोटो बन जाता है। और जैसे ही फोटो बनता है इसका मतलब यह हुआ कि इसमें क्या हो गई है, सार्थकता विद्यमान हो गई है। बात क्लियर हो गई है ना। तो अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि चूंकि यहां पर जा और जो ला लिखा हुआ है, इसके पहले जब 4 साल में बच्ची ने लिखा हुआ था अलग अलग तरीके से, तो उनको हम क्या बोलते थे, वर्ण बोलते थे।
क्या बोलते थे? वर्ण बोलते थे। आपको याद होगा कि इसके पहली वाली स्लाइड में जो मैंने आपके समक्ष एग्जाम्पल लिखे हुए थे, चाहे जा हो, ला हो, टा हो, मा हो, का हो, सा हो, वो सारे क्या थे? हमारे वर्ण ही तो थे। और दूसरे दृष्टिकोण से यदि हम सोचें तो वर्णमाला के जो 52 सदस्य होते हैं उनमें से हम किसी भी एक सदस्य का नाम बोलेंगे तो वो वर्ण ही कहलाएगा। यदि हमें 52 सदस्यों को एक साथ बोलना है तो निश्चित तौर पर हम उसको क्या बोलेंगे? वर्णमाला बोलेंगे। लेकिन जब हम उन 52 में से किसी एक सदस्य की बात करेंगे तो हम उसको स्पेसिफिक क्या बोलेंगे? वर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्ण बोलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, उन 52 सदस्यों में से आपको यदि सिंगल इंडिविजुअल कोई एक सदस्य दिखाई देता है, एक वर्ण दिखाई देता है, तो उसको आप क्या बोलेंगे? वर्ण ही तो बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है? जा और ला हमारा क्या है? एक वर्ण ही है। लेकिन यहां पर जा और ला ये जो वर्ण है, यहां पर क्या हुआ है? वर्णों का मेल हुआ है। क्या हुआ है? वर्णों का मेल हुआ है। और वर्णों के मेल से यहां पर क्या हुआ है? एक निश्चित अर्थ मिल रहा है। ठीक है ना? यहां पर वर्णों के मेल से एक निश्चित अर्थ क्या होता है? प्राप्त होता है। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वर्णों के मेल से जो सार्थकता विद्यमान हो जाती है उसको ही तो हम टेक्निकली रूप से हिंदी में किस नाम से जानते हैं? शब्द के नाम से जानते हैं। बात क्लियर हो गई है ना? तो यहां पर ये बालिका ने क्या किया हुआ है? ये बालिका ने वर्णों का मेल इस तरह से किया हुआ है कि इसमें क्या हो जाती है? सार्थकता विद्यमान हो जाती है। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि वर्णों के जोड़ने से या वर्णों के मेल से यहां पर जो आपका नवीन टाइटल निर्मित होता है उसको ही हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। बात क्लियर हो गई है ना? कोई डाउट तो नहीं है इसमें। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, वर्णों के मेल से जो सार्थकता विद्यमान होती है उसे क्या बोलते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे यहां भी लिखा हुआ है कि वर्णों के मेल से जो निश्चित अर्थ निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, दूसरे दृष्टिकोण से मैंने आपको बता ही दिया है कि वर्णों के मेल से क्या हो जाती है? सार्थकता विद्यमान हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब इसके बाद हम यहां से आगे चलते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल हालांकि मैंने आपको बता दिए हैं, कुछ एग्जाम्पल यहां भी सुस्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं तो आप इनसे भी समझ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर शब्द के संदर्भ में हमें यहाँ पर एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट को याद करना होगा कि यह है भाषा शरीर की सबसे छोटी लिखित एवं अर्थपूर्ण इकाई है। मैंने क्या बोला हुआ है कि यह भाषा शरीर की सबसे छोटी लिखित एवं अर्थपूर्ण इकाई है। ठीक है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि यह भाषा शरीर की सबसे छोटी लिखित एवं कैसी इकाई है? अर्थपूर्ण इकाई है। क्योंकि हम जानते हैं कि इसके पहले, जैसे अभी हमने क्या पढ़ा हुआ था? अक्षर पढ़ा हुआ था। इसके पहले हमने वर्ण पढ़ा और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? शब्द पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये जो 3 इकाइयां हैं, इन 3 इकाइयों में से केवल शब्द ही तो एक ऐसी इकाई होती है कि जिसमें क्या होता है? वो लिखित भी होती है और उसमें क्या होता है? अर्थ भी होता है। मतलब वो कैसी होती है? अर्थपूर्ण भी होती है। मतलब उसमें क्या होती है? सार्थकता होती है। इसके चलते ही यहां पर लिखा हुआ है कि यह भाषा शरीर की सबसे छोटी लिखित अर्थपूर्ण इकाई होती है। क्लियर हो गया है? अब यदि आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, शब्द के बारे में यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 3 नंबर में, तो अब 3 नंबर में आप क्या लिखेंगे? सबसे पहला पॉइंट आपको बताना है कि वर्णों के मेल से, क्या बताएंगे? वर्णों के मेल से जो एक निश्चित अर्थ निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं? शब्द कहते हैं। इसके बाद हमें बताना है कि यह भाषा शरीर की सबसे छोटी लिखित एवं अर्थपूर्ण इकाई है। क्या बताएंगे? यह भाषा शरीर की सबसे छोटी लिखित एवं अर्थपूर्ण इकाई है। और यहां पर हमें अगला पॉइंट या अंतिम जो हमारा पॉइंट होगा 3रे नंबर का, यहां पर हम कुछ उदाहरण के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे यहां पर कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, कमल, नयन, जलज आदि। क्लियर हो गया है? तो यहां तक आपको कोई डाउट तो नहीं है। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा? अभी इसके पहले जब मैं आया हुआ था तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था वर्णमाला। वर्णमाला के अंतर्गत मैंने आपको बताया वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के द्वारा मानक रूप से हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत कितने सदस्यों को शामिल किया गया है? 52 सदस्यों को शामिल किया गया है। क्लियर हो गया है?
इसके बाद हम यहाँ से आगे निकलते हैं तो हमने यहाँ पर 3 संकल्पनाओं के बारे में चर्चा की, जिसमें हमारी जो संकल्पनाएं थी, सबसे पहले अक्षर, उसके बाद हमने वर्ण को देखा, उसके बाद हमने शब्द को देखा। क्लियर हो गया है। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमें समझना है ध्वनि के प्रकार, या हम बोल सकते हैं वर्ण के प्रकार। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इसी वर्णमाला के अंतर्गत ही, वो कौन सा टॉपिक है? ध्वनि के प्रकार या वर्ण के प्रकार। क्लियर हो गया है। तो सबसे पहला हमारा जो प्रकार है वर्ण का, वो क्या होता है? स्वर वर्ण होता है। ठीक है, वर्ण का पहला जो प्रकार होता है वो क्या होता है? स्वर। और जो यहाँ पर हमारा दूसरा प्रकार लिखा हुआ है, दूसरे प्रकार का यहाँ पर क्या नाम है? व्यंजन। क्लियर हो गया है। तो यहाँ पर ध्वनि या वर्ण के प्रकार की यदि चर्चा की जाती है, या आपसे कोई पूछता है कि ध्वनि और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको क्या बताना है? ध्वनि या वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। यद्यपि ये चीज आपने बचपन से सुनी होगी, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बारे में सुना ही होगा, तो इसमें आपको ज्यादा समस्या आएगी नहीं। ठीक है, अब हम यहाँ पर हमने ये तो देख लिया कि ध्वनि या वर्ण के प्रकार 2 होते हैं, उनके नाम भी हमने देख लिए। अब इसके बाद हम यहाँ से आगे चलते हैं, तो एक एक को हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर स्वर वर्ण किसे कहते हैं, स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, स्वर वर्ण में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो ये जो सारा मैकेनिज्म है हमारा, वो हम कहाँ समझेंगे? स्वर की कैटेगरी में समझेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पर क्या समझना होगा? व्यंजन के बारे में समझना होगा कि आखिर व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन सदस्यों में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, व्यंजन सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो इसके बारे में अध्ययन हम कहाँ पर करेंगे? व्यंजन में करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से आगे चलते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले चूंकि हमारा सबसे पहला जो वर्ण का प्रकार है वो हमारा स्वर है। क्या है? स्वर है। तो सबसे पहले हम स्वर के बारे में ही बात कर लेते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली आपने देखा होगा कि जैसे आप अपने स्कूल में जाते हैं या आप कोचिंग क्लास में जब पढ़ते हैं, तो कोचिंग क्लास में क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कोचिंग क्लास में अपना अध्ययन भी करते हैं और उसके बाद वो फिर कोई प्राइवेट जॉब भी करते हैं। ठीक है, प्राइवेट किसी कंपनी में क्या करते हैं? अपने खर्चे को निर्वहित करने के लिए क्या करते हैं? प्राइवेट कुछ काम भी करते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि वो स्वयं पर आश्रित होते हैं। कैसे होते हैं? वो स्वयं पर आश्रित होते हैं, मतलब वो रुपए पैसा अपने घर से नहीं मांगते हैं। क्लियर हो गया है। तो मैंने क्या बोला हुआ है कि ऐसे बच्चे को हम क्या बोलते हैं? स्व आश्रित। क्या बोलते हैं? स्व आश्रित। स्व आश्रित का मतलब क्या है? जो स्वयं पर आश्रित होता है, अपना खर्चा खुद चलाता है, अपनी पढ़ाई खुद करता है। ठीक है, उसे किसी दूसरे की मदद की जरूरत नहीं होती है, वह अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए खुद मेहनत करता है। क्लियर हो गया है। तो अब यहाँ पर इसी कहानी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे स्वर टाइटल पर। अभी मैंने बोला हुआ था कि वो बच्चा क्या करता है? कोचिंग क्लास करता है और उसके बाद प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है अपने खर्चे को चलाने के लिए। कहने का मतलब यह हुआ कि वो स्वयं पर आश्रित होता है। तो जो स्वयं पर आश्रित होता है, हिंदी की टेक्निकली भाषा में उसको हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। बात क्लियर हो गई है ना? मैंने क्या बोला हुआ है कि जो स्वयं पर आश्रित होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। अब स्वयं पर आश्रित होने का मतलब यह हुआ कि ऐसे वर्ण जो बगैर किसी की सहायता से बोले एवं लिखे जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। क्लियर हो गया है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? मैंने क्या बोला हुआ है कि ऐसे वर्ण जो स्वयं पर आश्रित होते हैं, बगैर किसी की सहायता से बोले एवं लिखे जाते हैं, या हम दूसरे तरीके से इस तरह से बोल सकते हैं कि वे वर्ण जिनका उच्चारण कैसे होता है? खुद से ही हो जाता है, मतलब उन्हें किसी दूसरे सदस्य की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ऐसे सदस्यों को हम यहाँ पर टेक्निकली रूप से क्या कहते हैं? स्वर वर्ण के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि इनकी संख्या कितनी होती है?
11 होती है। यद्यपि आप देखेंगे तो कुछ किताबों में आपको कभी कभी 10 संख्या दिखाई देती है, कभी कभी आपको 12 संख्या भी देखने को मिलती है, परंतु आपको ध्यान रखना है कि इसकी सही जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 11 होती है। अब आपके दिमाग में ये भी तो प्रश्न आया होगा कि सर 11 संख्या होती है तो उन 11 संख्या में आखिर वो कौन से सदस्य होते हैं, उनकी शक्ल कैसी होती है, देखने में कैसे लगते हैं वो। तो यहाँ पर हम इन 11 सदस्यों की बात कर लेते हैं। ये हमारा छोटा आ लिखा हुआ है, फिर बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, री, आई, आए, औ, औ। तो यहां पर हमने देखा कि ये हमारे 11 सदस्य लिखे हुए हैं। इन 11 सदस्यों को ही हम क्या कहते हैं, स्वर वर्ण के नाम से जानते हैं। अब चूंकि हमने यहां पर देखा हुआ था कि स्वर वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं कि जो बगैर किसी की सहायता से क्या होते हैं, बोले एवं लिखे जाते हैं। उन्हें किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी होती है बोलने के लिए। तो यहाँ पर हम एक प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल को यहाँ से उठाते हैं और हम देखते हैं क्या वास्तव में जब हम इनको बोलते हैं तो इनके बोलने में किसी दूसरे व्यक्ति की मदद की जरूरत नहीं होती है। तो चलिए, जैसे मैं यहाँ पर बोलता हूँ छोटी ई, मैंने क्या बोला हुआ है, ई, इसके बाद मैं बोलता हूँ ऊ, तो निश्चित तौर पर जब हम इन सदस्यों को उच्चारित करते हैं तो इनके उच्चारण में बैकग्राउंड में कोई भी नया सदस्य हाईलाइट नहीं होता है, कोई भी नया सदस्य हमें नहीं दिखाई देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखता हूं का, क्या लिखा हुआ है, का लिखा हुआ है। अब यहां पर जब हम का उच्चारण करते हैं तो का के उच्चारण में बैकग्राउंड में क्या बोलता है, आ निकलता है। आपने देखा होगा हम बोलेंगे का तो पीछे क्या निकलता है, आ निकलता है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो सदस्य लिखा हुआ है इसका उच्चारण कैसे हो पा रहा, स्वर की सहायता से हो रहा है। क्योंकि आप जानते हो का को बोलते हो तो पीछे क्या निकलता है, आ की ध्वनि निकलती है और आ हमारा क्या होता है, स्वर होता है। तो इसका मतलब तो यह हुआ कि ये जो सदस्य है इसका उच्चारण कैसे हो पा रहा, स्वर सदस्य की सहायता से हो रहा है। किसकी सहायता से हो रहा, स्वर सदस्य की सहायता से हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ये जो सदस्य है इसको अपने अस्तित्व को बचाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की मदद लेनी होती है। ठीक है ना, इसको क्या करना होता है, किसी दूसरे व्यक्ति की मदद लेनी होती है, ये स्वयं पर आश्रित नहीं है। इसके चलते ये जो का लिखा हुआ है, का को हम स्वर की जो कैटेगरी है उसमें हम शामिल नहीं करते हैं। स्वर की कैटेगरी में तो हम केवल उन्हें शामिल करते हैं जो स्वयं पर आश्रित होते हैं, जिनका उच्चारण कैसे होता है, स्वयं से ही हो जाता है। मतलब उन्हें बोलने के लिए या लिखने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी होती है। ऐसे वर्णों को हम यहाँ पर किस नाम से जानते हैं, स्वर वर्ण के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है आपको। अब यदि आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि ऐसे वर्ण जो बगैर किसी की सहायता से बोले एवं लिखे जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। जिनकी संख्या कितनी है, 11 है। ये आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरे पॉइंट में आपको क्या करना है, उनके नाम लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपके कितने पॉइंट हो जाएंगे, 3 पॉइंट हो जाएंगे। और 3 पॉइंट जब आप लिखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर पूरे के पूरे 3 नंबर ही मिलेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि बेसिकली हिंदी आपका ऐसा विषय होता है जो आपका गेम चेंजर विषय होता है। ठीक है ना, मतलब यहाँ से ये बात दिशा निर्देशित होती है कि आपको डिप्टी कलेक्टर बनना है कि आपको नायब तहसीलदार बनना है। ठीक है, क्योंकि ये पेपर बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग होता है, इसका सिलेबस बहुत छोटा होता है, सीमित होता है, इसको कम समय में तैयार किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रश्न पत्र की गंभीरता को आपको समझना होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। उम्मीद है मुझे कि आपका ये स्वर वाला जो टाइटल था निश्चित तौर पर क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम यहाँ से आगे चलते हैं और अगला जो हमारा टाइटल लिखा हुआ है, अगला टाइटल है हमारा यहाँ पर व्यंजन। क्या लिखा हुआ है, व्यंजन। तो चलिए हम व्यंजन को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर व्यंजन सदस्य कौन से होते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी जब मैंने एक बच्चे की आपको कहानी बताई थी कि एक बच्चा क्या करता है कि खुद कोचिंग पढ़ता है, कोचिंग भी जाता है और कोचिंग पढ़ने के बाद जब वो अपने घर जाता है, खाना पीना करता है, उसके बाद वो कहीं प्राइवेट कंपनी में जॉब भी करता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए खुद पर निर्भर होता है, खुद अपना खर्चा चलाता है। लेकिन कुछ मतलब ऐसे तो बहुत कम ही बच्चे होते हैं कि जो खुद अपना खर्चा चलाते हैं, खुद अपनी पढ़ाई करते हैं।
ठीक है ना। और जो मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं वो क्या होते हैं, अपने माता पिता पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि उनको अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए किन्हीं दूसरे सदस्यों से मदद लेनी होती है। तो इसके पहले से हमने देखा हुआ था कि बे सदस्य जो स्वयं पर आश्रित होते हैं उन्हें हम क्या बोल रहे थे, उन्हें हमने स्वर बोला हुआ था। इसी तरह से हमें ध्यान रखना है कि जब ऐसे वर्ण जो किसी न किसी वर्ण की सहायता लेते हैं, किसी न किसी वर्ण की सहायता लेते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, व्यंजन वर्ण बोलेंगे। अब किसी न किसी वर्ण की सहायता का मतलब क्या है, स्वर वर्ण की सहायता लेते हैं, क्योंकि वर्ण तो हमारे पास दो ही होते हैं, स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण की यदि हम परिभाषा की बात करें बहुत सरल शब्दों में, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि बे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले एवं लिखे जाते हैं, ऐसे वर्ण को हम किस नाम से जानते हैं, व्यंजन वर्ण के नाम से जानते हैं। बात क्लियर हो गई है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है आपको। अब इसके बाद हम यहां से आगे चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर हमने देखा कि व्यंजन जो वर्ण होते हैं वो स्वर की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं, लेकिन अब यहां पर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि आखिर वर्णमाला के अंतर्गत वो सदस्य होते कितने हैं, उनकी टोटल संख्या कितनी होती है। तो आपको याद रखना है कि जो व्यंजन वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्ण की संख्या टोटल 33 होती है। कितनी होती है, 33 होती है। ठीक है, कितनी होती है, 33 होती है, जो निम्नलिखित हैं। आप यहां देख पा रहे हैं का से लेकर, कहां से लेकर, का से लेकर हा तक के ये जो सदस्य आप देख पा रहे हैं, इन सदस्यों को हम यहां पर किस नाम से जानते हैं, व्यंजन के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया है। अब यदि हम बात करें कि जैसे यहां पर ना लिखा हुआ है, ठीक है, अब चूंकि हमने देखा हुआ था कि व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, स्वर की सहायता से बोले एवं लिखे जाते हैं। अब यहां पर हम एक प्रैक्टिकली किसी एग्जाम्पल को बाहर लाते हैं और उससे हम समझने का प्रयास करते हैं क्या इनको बोलने में वास्तविकता में स्वर की सहायता लेनी होती है। तो हमने यहां पर निकाल लिया ना, क्या निकाल लिया है, ना निकाल लिया है। अब यहां पर जब आप ना को बोलते हैं तो ना के पीछे ध्वनि कौन सी निकलती है, आ के रूप में निकलती है। जैसे हम बोलते हैं ना 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 आ, तो क्या आया है, इसके पीछे आ आया हुआ है। तो ना बोलते हैं तो उसके पीछे आ के रूप में ध्वनि निकलती है। कहने का मतलब यह हुआ कि चूंकि ना के पीछे आ की ध्वनि निकलती है और आ को हम स्वर के नाम से जानते हैं, इसका मतलब तो यह हुआ कि इस ना का उच्चारण स्वर की सहायता से हो रहा। बात क्लियर हो गई है ना। तो कहने का मतलब यह हुआ कि स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण ही क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैंने इस परिभाषा का प्रैक्टिकली एप्लीकेशन करके आपको दिखाया हुआ है। क्लियर हो गया है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में यहां पर एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा, ठीक है, वो प्रश्न कौन सा है, उस प्रश्न पर हम यहां पर वार्ता कर लेते हैं। यहां पर जब मैंने आपको स्वर के बारे में बताया था तो स्वर की संख्या जो मैंने आपको बताई थी वो कितनी बताई थी, 11 बताई हुई थी। कितनी बताई थी, 11। और यहां पर जब मैंने आपको व्यंजन के बारे में पढ़ाया तो व्यंजन के बारे में मैंने आपको यहां पर 33 संख्या बताई हुई है। तो निश्चित तौर पर आपके दिमाग में ये प्रश्न आया होगा कि सर जब आपने वर्णमाला को पढ़ाया था, अब चूंकि यहां पर वर्णमाला में टोटल जो सदस्यों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 52 होती है, और यहां पर टोटल सदस्यों की संख्या 52 होती है। फिर आपने यहां पर स्वर की कैटेगरी में 11 सदस्यों को शामिल किया हुआ है। इसके बाद आपने व्यंजन की कैटेगरी में 33 सदस्यों को शामिल किया हुआ है। तो फिर यहां पर जब हम स्वर और व्यंजन को अर्थात 11 + 33 को यदि जोड़ते हैं तो निश्चित तौर पर इसका जो आंसर आपको मिलता है वो क्या मिलता है, 44 मिलता है। अब यहां पर टोटल जब हमारे वर्णमाला के अंतर्गत 52 सदस्य थे, ठीक है, और यहां पर काउंटिंग कितनी आ रही है, 44 आ रही है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर 8 सदस्य गायब हो गए हैं। तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि वो 8 सदस्य कहां गए हुए हैं। क्लियर हो गया है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि चूंकि आपने बचपन से ये चीजें पढ़ी हुई थी
कि वर्णमाला में 52 सदस्य होते हैं। स्वर के बारे में भी आपने पढ़ा होगा कि आ से लेके आह तक के जो सदस्य होते हैं उनको स्वर सदस्य कहते हैं। ठीक है, यद्यपि आपको ध्यान रखना है कि जब मैंने स्वर आपको बताया हुआ था तो आ से लेके औ तक बताया हुआ था, अंगा और आहा को शामिल नहीं किया हुआ था। तो इसी तरह से जैसे आपने देखा कि मैंने स्वर में से अंगा और आहा को हटा दिया है, 2 वहां से हटा दिए हैं, इसी तरह से कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है, कुछ ऐसी वजह होती है जिसके चलते मैंने ये जो व्यंजन की कैटेगरी है, व्यंजन की कैटेगरी से भी कुछ सदस्यों को हटाया हुआ है, चाहे वो आपका छा, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा हो, चाहे वो आपका ये जो टा की लाइन में मैंने यहाँ पर 2 शब्दों को लिखा हुआ था, आपको याद हो यहाँ पर जब मैंने एग्जाम्पल बताया था सड़क, पढ़ना, ठीक है ना। तो इसी तरह से मैंने अंगा आहा को, ठीक है ना, 4 ये सदस्यों को, 2 ये सदस्यों को हटाया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितने हटे हुए हैं, टोटल 8 सदस्यों को हटाया हुआ है, मतलब अंगा आहा, 2 ये सदस्य लिखे हुए हैं, 4 ये सदस्य लिखे हुए हैं, इन 8 सदस्यों को मैंने हटाया है। अब इन 8 सदस्यों को ना तो मैंने स्वर की कैटेगरी में शामिल किया हुआ है, ना ही व्यंजन की कैटेगरी में शामिल किया हुआ है। क्लियर हो गया है ना। तो इनको कहाँ शामिल किया जाता है, ये प्रश्न उत्पन्न होता है आपके दिमाग में। तो बच्चों आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि ये जो आपके दिमाग का क्वेश्चन है बेसिकली, ये क्वेश्चन तो स्वाभाविक है आपके दिमाग में आएगा ही, लेकिन इसका जो मैं आपको आंसर बताऊंगा, आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, मतलब ये जो अभी हम सीढ़ी है जो हमारी चैप्टर की, वो सीढ़ी है हमारी पहली सीढ़ी, पहली या दूसरी सीढ़ी हम बोल सकते हैं। मतलब जो हमारा वर्णमाला है, वर्णमाला का जो हम अभी अध्ययन कर रहे हैं वो हमारी पहली दूसरी सीढ़ी का अध्ययन है। लेकिन आपके जो क्वेश्चन है उसका जो डाउट सॉल्विंग का जो मतलब मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म आपका 10वीं सीढ़ी का है। कहाँ का है, 9वीं या 10वीं सीढ़ी का है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जब हम 9वीं और 10वीं सीढ़ी पर पहुंच जाएंगे, उस समय जब मैं आपको ये चीज़ क्लियर करूंगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको चीज़ों को समझना बेहद आसान काम हो जाएगा। और आप भी शायद मेरी बात से पूर्णतः सहमत होंगे कि बिल्कुल सर, ये आपने बिल्कुल सही बताया हुआ है कि अंगा और आहा को हम स्वर में शामिल नहीं करेंगे। इसी तरह से हम यहाँ पर 2 ये सदस्य और 4 ये सदस्य, जो 6 सदस्य लिखे हुए हैं, इन 6 सदस्यों को हम कहाँ शामिल नहीं करेंगे, व्यंजन में शामिल नहीं करेंगे। क्लियर हो गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे वाली क्लास में निश्चित तौर पर मैं इसको क्लैरिफाई करूंगा कि आखिर ऐसी क्या खास बात रहती है कि अंगा और आहा को मैंने स्वर में शामिल नहीं किया हुआ है, यद्यपि मैंने व्यंजन में भी शामिल नहीं किया हुआ है। ठीक है, उसी तरह से मैंने ये 6 सदस्यों को भी व्यंजन की कैटेगरी में शामिल नहीं किया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, सबसे पहले वर्णमाला देखा। वर्णमाला को हमने समझा कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला में कितने सदस्य होते हैं। उसके बाद हमने देखा कुछ संकल्पनाओं को समझने का प्रयास किया, उसमें हमने अक्षर देखा, उसके बाद हमने वर्ण देखा, उसके बाद हमने शब्द को समझने का प्रयास किया। इसके बाद जब हम यहाँ से आगे निकले तो हमने देखा कि वर्ण और ध्वनि के प्रकार कितने होते हैं। तो हमने देखा वर्ण और ध्वनि 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। पहला हमारा स्वर वर्ण, दूसरा हमारा व्यंजन वर्ण। ठीक है, इसके बाद फिर हमने स्वर वर्ण को समझा, इनकी संख्या कितनी होती है, स्वर वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने व्यंजन वर्ण को समझा, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज की चर्चा यहाँ तक कंप्लीट कर ली है। तो आज की क्लास को मैं यहीं तक रखना चाहूँगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।